तो ठीक है। लाइव हो गए हिम्मत जी। जी जी। दोस्तों नमस्कार। विमर्श और आर्किटेक्ट इंडिया का ये ज्वाइंट वेंचर है। और आज हमारे साथ कुछ खास मुद्दे हैं। मुद्दे ये है कि इसको लेके मतलब जन जन तक ये बात पहुंच गई है। और जहां भी जाइए, बस में, ट्रेन में, चाहे जहां भी रहिए, जो भी थोड़ा बहुत सामाजिक राजनीतिक सरोकार वाला व्यक्ति है, उससे बात करिए तो बिहार आजकल सुर्खियों में है। तो बिहार के का जो नया परिदृश्य है, उसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं। और ये सिलसिला पिछले कई बार से तो लगातार वो चल रहा है। कभी वो भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री होते हैं, कभी महागठबंधन के समर्थन से होते हैं, कभी छोड़ के होते हैं, कभी ना छोड़ के होते हैं। तो उनके बारे में कई तरह की धारणाएं भी हैं लोगों के बीच में। और इसमें एक खास बात यह है कि पलटू राम के नाम से वो सुविख्यात भी हैं। लेकिन हमारी चिंता ये नहीं है कि वो कितना पढ़ते हैं, क्या है। हमारी चिंता यह है कि इस पूरी परिघटना में बिहार की जनता को आने वाले चुनाव में या आने वाले भविष्य में इसके क्या क्या परिणाम भुगतने होंगे। और जो लोग इस पूरी प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, इस जो पार्टियां इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी कितनी है और आने वाले भविष्य में वो कितनी बढ़ेगी, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। और चूंकि 2024 का जो बहुत प्रतीक्षित जो इलेक्शन है और बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन ऐसे दौर में है, तब इस पूरी परिघटना का क्या असर होगा। इंडिया अलायंस जिसके जरिए बन रहा था, वो आज एनडीए के उसमें पहुंच गए हैं। उसका क्या असर होगा, इन्हीं सारी विषयों पे, इन सारे मसलों पे हम आज बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो हम अशोक जी, हम चाहेंगे कि अभी आप यदि थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दें तो हाँ। तो बैकग्राउंड से बहुत सारी आवाजें आ रही हैं। तो इसका क्या असर होगा, इसके लिए जो हमारे साथ आज बैठे हैं, हम लोग चर्चा करने के लिए, विमर्श करने के लिए बैठे हैं, उसमें हमारे स्टूडियो में हमारे साथी, हमारे साथ सरदेव जी हैं, तो उनका स्वागत है। हमारे साथ शाहीन भाई हैं। शाहीन भाई के मतलब तकनीकी और वैचारिक सहयोग से ही ये प्रोग्राम हम कर पा रहे हैं। और तीसरे हमारे साथी अशोक सिंह जी सीधे बिहार से जुड़े हैं, तो उनका भी इस विमर्श में स्वागत है। और एक हमारे साथी जो डे टू डे के हमारे इस विमर्श के साथ जुड़े हुए हैं, और शायद ये पूरा कार्यक्रम हम कर भी पा रहे हैं, तो उनकी एक भल मनसाहत कहिए या उनका एक नेक नियति कहिए या एक सहयोग कहिए, वो है विघ्नेश झा। तो विघ्नेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी तो सर। मैं शुरू करता हूँ। चूंकि बिहार का मसला है, तो अशोक जी से थोड़ा शुरू करेंगे। घटनाक्रम तो लगातार मालूम है, कौन आरोप प्रत्यारोप तमाम चीजें बीजेपी की ओर से भी लगाए जा रहे हैं, नीतीश कुमार की ओर से भी लगाए जा रहे हैं, महागठबंधन की ओर से भी लगाए जा रहे हैं। तो यहाँ से कि क्या इसके पीछे का क्या कारण है। 2024 का इलेक्शन ही है केवल, या कुछ और है, या वहाँ के सामाजिक समीकरण में कहीं गड़बड़ाहट हो रही है, इसकी वजह से ये इस तरह का फैसला लेना पड़ा नीतीश कुमार को। अशोक जी, अपना माइक ऑन कर लीजिए। और मैं तो सुनना चाह रहा था क्योंकि मैं तो
पूरे इतना नजदीक से स्पीच को मैं मॉनिटर नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, जी तो किसी और को पहले दीजिए, मैं सुनूंगा, फिर बाद में बात रखना चाहता हूँ मैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। विघ्नेश जी। जी। हाँ, पलटी किसने मारी? तो 3 4 वीडियो हैं। एक में महामहिम यशस्वी प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि देखिए कितना कुकर्मी है, किस तरह की भाषा बोल रहा है नीतीश के बारे में। और ये मतलब बर्बाद कर दिया जो भी है। बीजेपी इस तरह के किसी भी व्यक्ति को अपने साथ नहीं जोड़ना चाहेगी। ठीक वही भाषा बोल रहे हैं अमित शाह और बाकी जो भी एनडीए अलायंस के लोग हैं वो बोल रहे हैं। और क्या मजबूरी रही कि फिर से जिसको हम कहते हैं थूक के चाटना। इनके बारे में तो मालूम है, नीतीश के बारे में, कि वो कब कहाँ हो जाए। इनकी क्या मजबूरी रही कि थूक के चाटना पड़े? देखिए, मैं क्योंकि इस पे राजनीतिक विश्लेषण करने के लिए बहुत सारे अपने मित्र हैं जो उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन बहुत ये जो घटना है, ये जो परिघटना है, ये बहुत ही एक खतरनाक संदेश देता है, क्योंकि पलटी जिसने मारी है उसे नहीं मारना चाहिए। पलटी लोकतंत्र ने मारी, पलटी लोकतांत्रिक व्यवस्था ने मारी, और पलटी आजाद भारत ने मारी। कैसे? मैं मुझे 2 3 मिनट का वक्त चाहिए होगा, मैं एक्सप्लेन जी करना जी चाहूँ। आप मैं हम सभी ऐसे परिस्थितियों से गुजर चुके हैं, या ऐसे लोगों से साबका पड़ा है हम सबका, जो कहीं किसी इलाके में रहते हैं, 70 साल की उम्र तक रह गए एक ही इलाके में, बहुत अच्छा उनकी छवि बहुत अच्छी है, बहुत संजीदा व्यक्ति हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। अचानक 70 साल की उम्र में वो बहकने लगते हैं और अजीबोगरीब हरकतें करते हैं, दूसरों से लड़ाइयां करते हैं, मोहल्ले में एक दादा या गुंडे की तरह निकलते हैं। और क्योंकि उनकी उम्र 70 साल की है और वो अ, भौतिक रूप से लड़ नहीं सकते किसी से, तो जब अपने से ज्यादा दबंग दिखता है कोई, तो वो चुपचाप निकल लेते हैं वहां से। लेकिन जैसे ही कोई कमजोर दिखाई पड़ता उस पर धौंस जमा। मैं थोड़ा सा घूम के आऊंगा। ये परिस्थिति, ऐसा लगता है कि मैं नीतीश कुमार जी के बारे में बता रहा हूं, लेकिन नहीं, मैं इस देश के बारे में बता रहा हूं। जो नोएडा दिल्ली मिला दीजिए तो उतने बड़े देश मालदीव पे धौंस जमाता है। इसका रिश्ता है जो छोटे से पंजाब के साइज के पाकिस्तान पे धौंस जमाता रहता है। बिना मतलब जो है पाकिस्तान पे हम लोग टिप्पणियां करते रहते हैं, गालियां देते रहते हैं, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन जब अपने से बलशाली या अपने अपने
साइज का, अपने आकार का कोई देश जो हमसे ज्यादा उन्नत हो चुका है, वो हमारे जमीनों पे भी कब्जा करता है, तो हम चू नहीं करते, उसका नाम नहीं ले, साइड से निकल ले। ये स्थिति नीतीश कुमार जी की भी दिख रही है, और जो देश है अपना, इस देश की जो अभी की व्यवस्था बनी हुई है, इसकी भी दिख रही है। तो और ये बहुत अधिक खतरनाक स्थिति है कि हमारा देश, नीतीश कुमार जी की तरह ही हमारे देश की भी छवि बहुत अच्छी थी। हम पूरे विश्व में एक शांति प्रिय, एक संजीदा, एक आध्यात्मिक, एक इंटेलेक्चुअल देश की तरफ जाने जाते थे, और अचानक 70-72 साल की उम्र के बाद हमारी छवि खराब हो जाती है। यही कमोबेश यही स्थिति नीतीश कुमार जी की हुई कि अचानक से उनकी छवि इतनी बिगड़ गई कि आज वो मजाक के पात्र बने हुए हैं, हास्य और व्यंग के पात्र बने हुए हैं। तो इन दोनों में एक रिश्ता है, गौर से देखिए तो इन दोनों में एक रिश्ता है। इनके पीछे जो ताकतें हैं, इनके पीछे जो शक्तियां हैं, वो एक ही है। इनके पीछे जो शक्ति है वो एक ही है। इसमें मैं एक और आपको ब्रेकिंग न्यूज के जैसा दे देता हूं कुछ, कि अभी अभी शायद 1.5-2 घंटे पहले जो विपक्ष के सबसे अहम चेहरे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने ट्वीट किया है कि अगर ये देखिए, ये बातें होती रहती थी ट्विटर पे, लेकिन कभी भी इतने संजीदा व्यक्ति ने, इतने जिम्मेदार व्यक्ति ने ये बात नहीं कही थी। उन्होंने कहा है कि ये शायद आखिरी चुनाव हो अगर जनता सामने ना आए तो। उन्होंने घुटने टेके हैं कि विपक्ष शायद लोकतंत्र को बचा ना पाए, ये आखिरी इलेक्शन हो, इसके बाद चुनाव ना हो, तो स्थिति बहुत नाजुक होती जा रही है। और सबको पता है, आपको, मुझे, हम सबको, पूरे बिहार को, यहां तक कि अब तो पूरे देश को पता है कि जो जनता दल यूनाइटेड है, उस पर पिछले साल 2023 के जून से जैसे ही इंडिया गठबंधन को बनाया जाने लगा, वैसे ही जदयू के कई सारे एमएलसीज या उनको फंड देने वालों पे ईडी और सीबीआई के छापे पड़ने शुरू हुए। इस साल पिछले साल ही नवंबर दिसंबर तक जाते जाते वो धीमे पड़ गए, और फिर आरजेडी के खेमे में ईडी और सीबीआई के छापे पड़ने लग गए। तो ये जो खेल है, ये कहीं ना कहीं एजेंसियों के द्वारा नियंत्रित हो रहा है, ऐसा दिखता है, ऐसा इंप्रेशन आता है हम लोगों के मन में कि ये हो ना हो, अचानक से ईडी और सीबीआई का सक्रिय हो जाना, कभी चुनाव से पहले, कभी सरकार टूटने से पहले, सरकारें टूटने से पहले, कभी यदि विपक्ष मजबूत होता दिखे तो तब। ये स्थिति ऐसी है जो ये बताती है, यही मेरा फाइनल
सेंटेंस होगा कि ये स्थिति ये बताती है कि लोकतंत्र के ताबूत में शायद आखिरी कील ठोका है इन्होंने, क्योंकि हम सब जानते हैं आज सर्वोच्च न्यायालय हो, चुनाव आयोग हो, कोई और एजेंसी हो, किसी की ये क्षमता नहीं रह गई है कि पुलिस हो, एनआईए हो, कोई भी एजेंसी हो, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हो, किसी की ये क्षमता नहीं रह गई है कि वो जो सत्तासीन लोग हैं या फिर जो कॉरपोरेट लॉबी है उनके आदेशों के विरुद्ध खड़े हो जाए, उनकी इच्छा के विरुद्ध खड़े हो जाए और न्याय के हक में खड़े हो जाए, संविधान के हक में खड़े हो जाए, मानवता के हक में खड़े हो जाए, यहां तक हिम्मत नहीं है। ये बहुत ऐसी स्थिति है जिसको ये कहिए कि हमारे देश के संविधान ने, हमारी देश के संप्रभुता ने, हमारे देश के जो वो प्यार भरा हमारा माहौल था, अनेकता में एकता वाला, उसने पलटी मारी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम आएंगे फिर से। शाहीन भाई म्यूट करें। मैं ये अभी आपने सुना विग्नेश जी को, तो ये तो हो गया एक सैद्धांतिक जो प्रश्न है उस पे, और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिस पे बातचीत होनी चाहिए थी। आप केवल ये ईडी और सीबीआई या जो भी एजेंसियां हैं, केवल यही वजह है नीतीश का पलटी मारने का, या नीतीश आए थे कुछ दूसरा काम करने के लिए, शायद वो कर नहीं पा रहे थे? तो मुझे तो जो कई तरह से कई कोण से जो बातें आ रही हैं, तो शायद वो नहीं कर पा रहे थे, तो फिर उन्होंने कहा ठीक है अब नहीं हो पा रहा है तो तुम आ जाओ। क्योंकि सीबीआई ईडी के छापे तो ममता पे भी पड़ी है, कांग्रेस को कितनी बार किस तरह से परेशान किया गया, तो वहां से तो कोई नहीं गया। ये थोड़ा सा इनका क्या मसला है, थोड़ा मतलब ईडी तो के अलावा जी। देखिए, आप सही कह रहे हैं, सीबीआई या ईडी का छापा जो है ममता पे पड़ा है, उधर उधर डीके शिव कुमार के पीछे पड़े हुए हैं, इधर आपके जो महाराष्ट्र में जो है झारखंड के हैं। ठाकरे, उनके जो परिवार की जो एक्सटेंडेड फैमिली जो उनका जी जी है ना, उनके पड़ा हुआ है। और जो अभी जो हम और लोगों को सुन भी रहे थे पिछले 2-3 दिन में, मैं देख रहा हूँ, है ना, तो उसमें एक मुझे ये लग रहा है कि जब ये गठबंधन बना है, पहला मीटिंग हुई है, उसी के पास जो है एक छापा पड़ा था, इनके जो फिनांस मिनिस्टर हैं, उनके घर में, और एक और कोई है, गप्पू या कप्पू करे कोई नाम है। नहीं नहीं, फिनांस मिनिस्टर नहीं है ये लोग, वो हैं क्या बोलते, नहीं नहीं, एक फिनांस फाइनेंस। मिनिस्टर के यहाँ भी पड़ा हुआ, फाइनेंस हाँ, मिनिस्टर के और रिश्तेदार है कोई। हाँ, एक एक सेठ है क्या, उनका नाम क्या नाम है, राधा मोहन सेठ है वो। हाँ हाँ, तो हाँ, ये नहीं, दो दो लोग, लोग, एक राधा मोहन सेठ है, एक फिनांस मिनिस्टर जो है, गप्पू सिंह है। हाँ, राधा गप्पू सिंह। चरण सेठ, राधा हाँ चरण सेठ, हम्म। हाँ, राधा मोहन सेठ नाम। तो उनमें किसी एक में राधा से एक कोई चरण लाल सेठ। डायरी वहां भी जी मिली है। जी जी जी। तो ये लाल एक डायरी एक लाल डायरी वहां मिली है। हाँ ऐसा जी। मतलब, जब जो अभी जो चर्चाएं हो रही हैं उसमें ये आया है कि उसी हम्म वक्त जो हुआ था। हम्म और उनको तोड़ने के लिए जो है, ये नीतीश जी का छवि अब तक जो है बहुत साफ था, मिस्टर करप्शन क्लीन नहीं बोले है, जाते वो थे। नहीं है, ऐसा नहीं जी। है। तो उस डायरी के थ्रू वो प्रूव हो जा रहे थे कि उनकी छवि जो है, एक ये एंगल भी है जो अपने छवि, कि वो डायरी बाहर ना आ सके, हमारी छवि जो बनी हुई है वो मेंटेन रहे, है ना। उसको मेंटेन करने के लिए उन्होंने जो है उस सरेंडर की है, एक ये थ्योरी चल रहा है आजकल।
जो काफी हद तक पॉसिबल हो, संभव भी हो सकता है। और मेरा मानना यह है कि इनके जो देख रहे हैं कि एक तो हो सकता है, प्लस मुझे लगता है कि नीतीश जी इज प्लांटेड आल्सो। एक तो वो थोड़ी है, लेकिन दूसरा हमको ये लगता है कि ये नीतीश को वहां पे भेजा गया था। ही इसी हैज पे बीन बातचीत करना। प्लांटेड, जी जी। है ना, विद 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 लार्जर नो, जो कंस्पिरेसी जो होता है, हम्म जिसमें वो जो चौधरी साहब जो है, क्या है, अशोक चौधरी, है ना, कोई क्या नाम उनका जो है, हम्म। अ, एक जो है जो कांग्रेस से उनके साथ लेके आए थे, गए थे वो, अशोक सम्राट चौधरी। है। अशोक सम्राट चौधरी, सम्राट, सम्राट को बाद में नहीं नहीं, अशोक चौधरी सम्राट नहीं, नहीं, पहले। अशोक चौधरी। अशोक हाँ चौधरी एज नहीं, ए अशोक मंत्री चौधरी थे। हाँ, अशोक, कांग्रेस का तो प्रदेश उसमें, अध्यक्ष हुआ करता था। हाँ, तो उसमें दो तीन लोग हैं जो, और केसी त्यागी भी जो है, केसी त्यागी भी जो है उसी षड्यंत्र के पार्ट होती है। एक थ्योरी ये चल रहा है कि केसी त्यागी और वो जो अशोक चौधरी जो है, ये लोग जो है, और एक झा साहब जो है, हम्म ये तीन लोग जो है संजय इन झा। नीतीश जी के साथ काम कर रहे थे। आप ये देखेंगे कि ये तीनों लोग केसी त्यागी को छोड़ दीजिए आप, अशोक जी हैं, और या ये जो आपके झा साहब हैं, ये नए लोग हैं, उनके पुराने मित्र नहीं है। आजकल जो इनके एडवाइजरी ग्रुप में हैं, ये वो लोग हैं जो बीजेपी के से जुड़े हुए लोग हैं। अभी जो उनके आसपास जो एडवाइजरी ग्रुप, जिनकी वो बात सुन रहे हैं, जिनके मान रहे हैं लोग, और उन लोगों ने इनको कन्विंस किया है कि आपको अगर बीजेपी में नहीं आएंगे तो आप जो है साफ हो जाएंगे। तो एक ये है। लेकिन हमारा जो अपना जो मन करता है कि वो लगता है कि वो करप्शन का जो अपने आप को बेदाग होने के लिए वापस चलेंगे, नहीं तो वो उनके कुर्ते भी जो है, जो काफी सफेद कुर्ता पहनते हैं वो, तो वहां पे भी छींटा पड़ने वाला था। तो मेरा ये मानना है कि नहीं तो इनको जो इस गठबंधन से इनको मिल रहा था वो वहां नहीं मिलेगा। वो आजादी नहीं मिलेगी, वो रुतबा नहीं मिलेगा उनको। वो देख ही रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की क्या हालत है, वो उनके अपने नेता जो है वो देख रहे हैं, भूतपूर्व जो तीनों मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के, राजस्थान के और मध्य प्रदेश के, तो उनको पता है कि हमारी औकात जो है वहां जाके वैसी होने वाली है। लेकिन कुछ तो है मजबूरियां कुछ तो जो उनको मजबूरियां वहां रही होंगी ले उनकी। गई। हाँ नहीं, ये अब तो वो है मजबूरियां जो है मजबूरियां वो तो। लाल डायरी से ही संबंधित मुझे लगता है। हाँ जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब अपना अनम्यूट कर लें, और हाँ अपना आपका म्यूट है, थोड़ा अनम्यूट करें। तो आपने शाहीन भाई की बात सुनी, विघ्नेश भाई की बात सुनी। अ, मैंने इसमें तीन थ्योरी है। एक बहुत सहज है, जब से एक पार्टी बनाई थी समता पार्टी, जॉर्ज फर्नांडिस उस समय थे, तो उसी समय से इनकी जो मतलब एक करीबी, या कहिए कि बीजेपी के साथ एक अच्छा रिश्ता बना। और वो बीच बीच में कुछ समय के लिए आते हैं इधर, और वो शायद कुछ काम करने के लिए आते हैं, करके फिर चले जाते हैं। तो क्या ये मामला है, या केवल छवि का मामला है, या प्लांटेड है, कि वो जो प्लांटेशन करना था उनको आके इंडिया अलायंस के अंदर, वो शायद संभव नहीं हो पाया, तो फिर वो पलटी मार गए हैं, या जो भी तीसरा, जो ये लोग कहते थे कि नीतीश को हम किसी भी सूरत में नहीं लेंगे, कितने बड़े बड़े आरोप लगा रहे थे, प्रधानमंत्री से लेके अमित शाह से लेके, और उसका रिकॉर्डेड वीडियो है, और आजकल काफी चल रहा है। तो अब ये बताइए कि नीतीश आखिर चाहते क्या थे? सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा था। कि का जो बैकग्राउंड है वो लोहियावाद का है, और ये जो लोहियावाद और, लोहिया में एक तरह से, जो लोहियावाद है, वो लोहियावाद, और ये जो लोहियावाद है, और लोहिया में एक तरह से, जो लोहियावाद है, वो लोहियावाद, और लोहिया में एक तरह से, जो लोहियावाद है, वो लोहियावाद, और लोहिया में एक तरह से, जो लोहियावाद है, वो लोहियावाद, और लोहिया में एक तरह से, जो लोहियावाद है, वो लोहियावाद, और लोहिया में एक तरह से, जो लोहियावाद है, वो लोहियावाद, और लोहिया में एक तरह से, जो लोहियावाद है, वो लोहियावाद, और लोहिया में एक तरह से, जो लोहियावाद है, वो लोहियावाद, और लोहिया में एक तरह से, जो लोहियावाद है, वो लोहियावाद, और लोहिया में एक तरह से, जो लोहियावाद है, वो लोहियावाद, और लोहिया में एक तरह से, जो लोहियावाद है, वो लोहियावाद, और लोहिया में एक तरह से, जो लोहियावाद है, वो लोहियावाद, और लोहिया में एक तरह से, जो लोहियावाद है, वो लोहियावाद, और लोहिया में एक तरह से, जो लोहियावाद है, वो लोहियावाद, और लोहिया में एक तरह से, जो लोहियावाद है, वो लोहियावा
तो आरएसएस को लाने वाले के देश में जो ताकतें थी वो सब महिलावादी तथा कथित समाजवादी लोग थे, जिनका आरएसएस के साथ में जनता के साथ में पुराना रिश्ता रहा। और जो महिला समाज जो प्रेमी है ना नीतीश कुमार जी ने, जी तो नीतीश कुमार जी पलटी कुमार नहीं है, असली पलटी कुमार तो बीजेपी है। और याद है, और नीतीश कुमार की जो भी छवि नीतीश कुमार की गठित किया हुआ है कि एक पेशवर है, एक क्या बोलते हैं और समाजवादी है, और उसका जो क्या बोलते हैं और जातिवादी नहीं है। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि इसमें जब इसका पीएम प्रोजेक्ट आरसीपी के साथ मेरी मीटिंग हुई थी, तो आरसीपी ने कहा था दिल्ली में कि आप छोटू भाई वसावा जो प्रदेश अध्यक्ष है जेडीयू को, इनको वहां से हटाइए और किसी पटेल को वहां पे गुजरात में प्रदेश अध्यक्ष बनना है। तो एक घटना तो हम ये बता रहे हैं कि कहां से कितना वो जातिवादी आदमी है नीतीश कुमार। दूसरे ये इसका ये है कि एक कुर्सी कुमार है, इसका सिद्धांत कुछ नहीं है। और राधाचरण जो गिरफ्तार हुआ, इससे एक सप्ताह पहले मैं इससे मिला था, गिरफ्तारी से 1 महीना पहले। इसके साथ में जेडीयू का एक बालू माफिया भी था। तो ये राधाचरण सेठ है, बालू माफिया है। और ये जो तेल के किनारा जो बालू माफिया है, ये इनडायरेक्टली जेडीयू के ये जो पास में पैसा जाता है। दूसरे ये है कि ये जो दारू का माफिया है वो सभी नीतीश के लोग है। तो नीतीश का जो छवि जो गढ़ा गया है वो बीजेपी में गढ़ा है, आरएसएस में गढ़ा है, क्योंकि आरएसएस के साथ ही उसको रहना है। और कितना मिल रहा है आरजेडी के साथ में, समाजवादियों के साथ में, इसका इतिहास देखिए। तो अडवाणी के साथ में था, वाजपेयी के साथ में था। तो नीतीश में जो छवि उनका जो गढ़ा गया है वो कृत्रिम छवि, और मीडिया का इसका पूरा गुजरात का जितना भी यहाँ बिहार में जितने भी प्रोजेक्ट है वो सब गुजराती आरएसएस के बने लोग चलाते हैं। और पूरा बिहार का पैसा जो है, जितना कॉन्ट्रैक्ट है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट और छोटे छोटे जल नल योजना में भी, तो ये कहना चाह रहा हूँ कि नीतीश जी की जो छवि बताई जा रही है वो नीतीश जी कहीं तो समाजवादी नहीं न थे, न है, न रहेंगे। और वो घोर ही संघी और कम्युनल राष्ट्रीय और एक भ्रष्ट इंसान है। इसकी छवि गढ़ने के लिए इनकी 3 टुकड़ी, आपको किताब दिखाया था 700 रुपए में मैंने खरीदी थी, इसका समारोह में लालू जी भी पहुंच गए थे, ठीक है ना। वो किताब इनके जीवनी पे किताब छपी है 3 लेखकों ने, तो वो लेखक में बेसिकली वो चमचे हैं। तो यहाँ का जो उसके इर्द गिर्द लोग है, ऐसे भी जो संजय झा है, अशोक चौधरी है, ये जो 2 लोग हैं, इसके दिमाग में फिट कर चुके हैं कि ये अभी नहीं खेल हुआ तो फिर लालू परिवार का या जो तेजस्वी का राजनीतिक करियर बर्बाद करने का, ऐसे भी आप जा ही रहे हो, ऐसे भी जाओगे वैसे भी जाओगे बिहार के राजनीति से। तो कुछ ऐसा काम करके आप जाओ जिससे लालू का परिवार, तो उनका निजी भी खुंदस हो सकता है और सामाजिक खुंदस भी होता है, सामाजिक भी खुंदस है। तो किस तरह से मतलब कि वो क्या बोलते हैं महादलित के नेता आदरणीय मांझी जी को
वो कितनी गंदी गालियां दे सकते थे, इतनी बेइज्जती की। दूसरा, महिलाओं के प्रति उनका जो सोच है, वो महिला महिला करते हैं, वो डिफेंड किया, आरजेडी ने किया, डिफेंड किया, इसका योग्य नहीं था वो। तो बहुत ही उसका निजी चरित्र जो है, तो उसका निजी चरित्र में भी जाइएगा तो चरित्रहीन आदमी है। तो उसके बारे में हाँ, ये जरूर है, ये सच्चाई है कि जो कर्ज लिए गए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का IMF से, वर्ल्ड बैंक से और कॉर्पोरेट से, इसका पैसा से बिहार के में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बढ़िया हुआ है। शासन में पुलिस के, होम मिनिस्ट्री इनके पास ही है, तो ऐसे जो क्रिमिनल तत्वों को भी काफी नियंत्रण किया है। जी तो इस चलिए, बात को तो सराहा जा सकता है। ये सराहा जा सकता है। कहना कि वो मिस्टर क्लीन है, तो कहीं से भी वो जो मिस्टर क्लीन कहने वाले जो समाजवादी और साम्यवादी धड़े के जो ब्राह्मणवादी और सामंतवादी और पूंजीवादी जो ताकते हैं, वही इसकी ओर झुक जाते हैं, पॉजिटिव इमेज बनाते हैं, ताकि लालू जी की नेगेटिव इमेज जो मीडिया या लालू परिवार की नेगेटिव इमेज जो मीडिया ने बनाई है ना, और दुगला चरित्र अपना दिखाया है बिहार में, है ना, और इस समाज का भी इन लोगों ने उसी तरह से चरित्र जो उनका जी अशोक जी, मैं अभी यहाँ रुकना चाहता हूँ। आपने तो पूरी जो धारणाएं हैं हम लोग जो दिल्ली में बैठ के देखते हैं, उसको आपने पलट दी है। और चूंकि हम चाह भी रहे थे कि ये जो दिख रहा है वो तो सब लोग जानते हैं, असल खेल कहाँ हो रहा है और क्यों हो रहा है, उसकी शुरुआत विघ्नेश जी ने कर दी थी कि कैसे लोकतंत्र के ताबूत में अंतिम कील ठोकने की बात हो रही तक उन्होंने कह दी। हमारे साथ स्टूडियो में सर्वदेव जी हैं, तो मैं उनके पास भी चलूंगा। एक तो सर्वदेव जी, चूंकि आप पूरे घटनाक्रम को आप देख रहे हैं, किस तरह से चीजें हो रही हैं और कहा कुछ जा रहा है, दिखाया कुछ जा रहा है। इसमें नीतीश कुमार के बारे में तो पहले भी था कि ये भरोसे के आदमी नहीं है, लेकिन वो उनमें क्या ताकत है या क्या चुंबकीय प्रभाव है कि हर जगह जाते हैं और कभी देश के विपक्ष को एकत्रित करने लगते हैं। विपक्ष भी ये मान लेता है कि चलो ठीक है, मिस्टर क्लीन है और इनके साथ चला जा सकता है। तो इस पे थोड़ा सा हम जानना चाहें। देखिए, नीतीश जी कभी क्लीन नहीं थे। नीतीश जी की कई मजबूरियां हैं। सर्जन घोटाला आ गया है, वो दबाया गया है। तो एक तो उनका डर था कि आप अंदर हो जाएंगे, लालू की कहानी आपकी भी हो जाएगी। दूसरी, नीतीश जी जो है तेजस्वी की छवि से घबरा रहे थे कि मेरे को ये सीट की भी चला जाएगा और हमें लग रहा है कि कुछ भी नहीं मिलेगा। एक तो पार्टी टूटी और फिर भी पार्टी टूटने के कगार पर है। नीतीश जी चाहे कि हमारी पार्टी जो है बधी रहे, तो इसमें बहुत कम आशा है। अभी कुछ खेल होगा, अब क्या होगा इसका कोई पता नहीं। लेकिन एक बात तो जरूर हम कहेंगे कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन लालू या नीतीश एक धरने पर है। चाहे कोई भी कोई इल्जाम लगा, ठीक है, उसको निपट रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन झुका नहीं क्यों। आज भी वो अपने यहाँ मजबूत हैं, काम करा रहे हैं, नौकरियां दे रहे हैं, श्रेय जो कर मिल रहा है तो भाई जो करेगा श्रेय क्यों नहीं लेगा। आप 17 साल 18 साल से मुख्यमंत्री है, क्या किया गया। आप वहीं जा करके पत्तल चाट रहे हैं कि जिसने कहा कि बिहारी का डीएनए क्या है या इनका डीएनए क्या है, ऐसे कुछ था भाषण में। हाँ डीएनए। अच्छा बोलो, 75 लाख करोड़ दे दूं कि 100 करोड़ दे दूं कि 125 करोड़ दे दूं, आज तक तो आया नहीं। आप नीतीश कुमार वहां भी थे, यहाँ भी थे, क्या हुआ। तो एक उनकी मजबूरी भी है। मजबूरी उनको ये थी कि भैया चले, या तो साजिश रची गई थी कि चलो इनको, इनकी पार्टी में आया हो तो इनको तोड़ दें। मेन चीज था कि आरजेडी को तोड़ना उनका काम था, लेकिन वो टूट नहीं पाए, उल्टे उन्हीं की पार्टी टूट गई।
जो इंडिया अलायंस मजबूत हो रहा था और उन लोगों को पच नहीं रहा था कि अरे भाई ये तो कैसे किया जाए। तो जैसे विजय जी कह रहे हैं कि ताबूज में अंतिम कील मार दिया, तो ये ब्रह्मास्त्र की तरह अंतिम हथियार उसको इस्तेमाल किया गया। लेकिन अब ये हाल है कि वो देहात में कहते हैं कि यही है सियारा रोआ बदल लेगा। देहात में कहते हैं कि सियार यही है, रोआ बदल दिया है। वो कोई ब्रह्मास्त्र उसको प्रदान नहीं आया है। रंगा सियार है। अब उस उनकी स्थिति यहाँ पर आ गई है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट, कहीं के नहीं रह जाएंगे। और केवल 24 के चुनाव होने के, एमपी के चुनाव तक ही इनकी पूछ है। इसके बाद ये किसी लायक नहीं रहेंगे। जो मान सम्मान ये जानते हुए भी कब पलटू मार देंगे, लेकिन उनको मान सम्मान मिला। लेकिन अब ये उम्मीद रखें कि बीजेपी में उनको वो मान सम्मान मिले तो ये तो मुश्किल है। मुश्किल है। अच्छा, बहुत ऐसे भी सामान आ रहा है कि बीजेपी को जो है उपराष्ट्रपति का लालच दिया गया है कि उनको उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा, ऐसा भी आ रहा है। लेकिन हमें तो जो ये अधिकांशतः ये नजर आ रहा है कि इनके पार्टी में विभाजन हो जाएगा और ये कहीं के कुछ नहीं रहेंगे। और जनता जो है, पब्लिक है, सब जानती है। पब्लिक को बताने की जरूरत नहीं है। पब्लिक जान रही थी, अच्छा काम हो रहा था, अच्छा चल रहा था। और एक बार एक आपके पास कौन सा ऐसा दबाव आ गया कि आप पलटी मार दी। और जब कसम खाए हैं आप लोग तो न ईमान है, न धर्म है, न कोई सामाजिक प्रतिष्ठा है। आपने तो कहा था कि हम मर जाएंगे भले ही, लेकिन हम बीजेपी के पाले नहीं जाएंगे। आपका क्या स्थिति? आप सही कह रहे हैं। जमीर तो जब मर गया है तो फिर तो उसके लिए, जमीर मर गया तो उससे तो कुछ है ही नहीं। उसके लिए कुछ भी नहीं है। और उधर से भी बोला गया था कि हाँ। कुछ भी हो जाए, इनके लिए दरवाजे बंद हो गए हैं। अमित शाह का भी बयान है, कई तरह के लोगों का बयान है। अभी कई सरकारें हैं जो टूटेगी, अभी बहुत बहुत खेला होगा। और इस बार पब्लिक यदि सचेत नहीं हुई तो आगे बहुत दिनों तक भुगतना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सरदेव जी। विघ्नेश जी, जी अब मैं आपके पास आ रहा हूँ। जी 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 3 वर्जन आपने सुन लिया, जी जी शाहीन भाई का, सरदेव जी का और अशोक जी का। जी तीनों में कहीं ना कहीं जो मुख्य साजिश करता है वो कोई और है। ये मोहरे की तरह है, नीतीश। लेकिन 2024 का चुनाव आ गया, इसमें मैं केवल इतना जानना चाह रहा हूं कि शासन प्रशासन सब इनके हाथ में हो जाएगा, जी तब चुनाव पे प्रभाव, जो कहते हैं कि वोट को किस तरह से मैनिपुलेट करना, इसका खतरा कितना है। और यदि बिहार में इस तरह का है तो पूरे देश में क्या होगा, थोड़ा इस पे आप जानना चाहते जी बहुत अच्छा प्रश्न है फिर से। हैं। और ये जो तीनों वर्जन्स हैं, हम्म। सत्यदेव जी के, अशोक सिंह जी के और शाहीन भाई के, तीनों ही सही, तीनों ही पहलू हैं। और सत्यदेव जी ने जो अपनी आखिरी लाइन कही, उस पे विशेष गौर फरमाने की जरूरत है। लेकिन ये जो राजनीति है, आज की जो राजनीति है, उसको समझने के लिए अगर आप हिटलर के न्यूरेमबर्ग मॉडल को समझ रहे हैं तो मिलता जुलता नहीं। नहीं, वो मैं थोड़ा, मेरा ये है कि चूंकि हम दर्शकों को यदि हम बता पाए तो इसको, हाँ, थोड़ा संक्षेप में आप बता दें तो अच्छा रहेगा। तो अगर कोई भी हिटलर के न्यूरेमबर्ग मॉडल को समझ रहा हो तो वो बहुत सी टाइप पे जाना सारा कुछ। और जो प्रश्न आपने मुझसे किया कि इसका, जाहिर है इसका जो फायदा लेना है वो 2024 के इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन में लिया जाना है।
और 2024 के लोकसभा इलेक्शन में इसका फायदा कैसे होगा, ये भी आप समझ सकते हैं। क्योंकि देखिए, जनता में अगर आप कहेंगे कि नीतीश जी के बीजेपी के साथ चले जाने से जनता में आ, उनकी छवि अच्छी हो जाएगी, तो ये तो सभी जानते हैं कि वो नहीं हो सकता। क्योंकि नीतीश जी ने पिछले कुछ महीनों में अपनी छवि बहुत खराब की है। भाजपा जो चालें चल रही हैं, या फिर जो भी शक्तियां हैं उनके साथ, उनके पीछे, उनके अगल बगल, वो सब जो चालें मिल करके चल रही हैं, उसमें उन्हें बहुत, जहां तक मुझे लग रहा है, मैं अपना सिर्फ पर्सपेक्टिव ये कर रहा हूं, शेयर कर रहा हूं, कि जहां तक मुझे लग रहा है कि उन्हें पिछले कुछ चुनावों से सिर्फ एक परसेप्शन क्रिएट करना होता है, जो कि टेलीविजन के माध्यम से वो कर देते हैं कि हाँ भाई, हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। बाकी की जो जिम्मेदारी है, वो मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि चुनाव आयोग संभाल लेता है। बाकी की जिम्मेदारी चुनाव आयोग संभाल लेता है। और जो खेल का पैटर्न लग रहा है, वो कुछ ऐसा ही लग रहा है कि चाहे जमीन पे कितनी भी बुरी स्थिति हो, चाहे जमीन पे आ, एकदम से नकारात्मक छवि बन गई हो, लेकिन जो परसेप्शन है वो क्रिएट करके कि हाँ भाई, हमने इंडिया गठबंधन के मुख्य चेहरे को ही तोड़ लिया था, इसीलिए हमारी जीत हुई। जी जी, नहीं वो तो सही बात है। शाहीन भाई, अपना वो माइक ऑन कर लीजिए। और दूसरा कि सुनील जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, यात्रा करके आए हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है इस विमर्श में। तो चलिए, सुनील जी को, नमस्कार। हाँ, सुनील जी को भी हम सुनेंगे। नमस्कार। तो डैशिंग भी लग रहे हैं इसमें आज। तो इसके लिए भी उनको बहुत बहुत साधुवाद तो देना पड़ता है। शानदार व्यूज आ रहे हैं। तो चूंकि अभी जुड़े हैं तो हम बात करेंगे। तो बात चल रही थी कि 2024 के इलेक्शन में शासन प्रशासन जब बीजेपी के हाथ में आ जाएगा, तब कितना बड़ा खेला कर सकती है, या जन दबाव इतना होगा कि फिर शायद उतना ना कर पाए। तो मैं शाहीन भाई से जानना चाहूंगा कि चूंकि जो वहाँ के लोग हैं वो शायद ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, और सुनील जी से हम बात करेंगे। लेकिन हाँ, अभी चूंकि, हाँ, सॉरी, इससे पहले कि शाहीन भाई अपनी टिप्पणी दे, मैं एक चीज आपकी बातों में जोड़ देना चाहूंगा। अचानक याद आया आपकी बातों से, जी, शासन प्रशासन से, कि 45 कलेक्टरों का तबादला सरकार बदलने से पहले ही कर दिया गया। अच्छा। तो इस मैंने पहले से तैयारी सब तो काफी थी। अब जी, वो एक एक बहाना करना था कि क्या बहाना किया जाए और उसके लिए कोई सही मौका मिले। एग्जैक्ट। तो हाँ, तो उस पे भी आएंगे। और चूंकि रामलला आ गए हैं, प्रतिष्ठित हो गए हैं, तो वो कितना प्रभावित करेंगे नहीं करेंगे उस पे, क्योंकि राजनीति तो अपनी, उसकी अपनी डायनेमिक्स है। और वो अपना कवरेज करा ही लेती है, चाहे कितना भी उसको छुपाने की कोशिश करें। तो मैं शाहीन भाई आपसे जानना चाह देखिए, तो हम रामलला से ही शुरू करते हैं। हम्म रामलला का तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, हम्म क्योंकि अभी मैं देख रहा था, एक एनालिसिस देख रहा था किसी उस पे, है ना, कि जो भी 24 तारीख के बाद, 22 को हुआ है, 22 हम्म 23, 24 तारीख के बाद जो भी यूट्यूबर हैं, मतलब जो जो गोदी मीडिया का जो यूट्यूब हम्म है ना, तो उन लोगों ने जो अयोध्या पे जो उनका
प्रोग्राम आया है, पहले टीवी पे आता है, फिर उसको यूट्यूब पे लोग रिलीज करता है। तो वो उसका जो रफ्तार जो है कि नहीं, बहुत कम है। मतलब लोग देखने वाला जो है, कहीं पे 300 है, कहीं पे 1000 है, कहीं 1500 है। जहाँ पे जो 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 4 PM है, या सत्य हिंदी है, या और भी इस तरह रवीश के बाद इस तरह के है, जो विद इन 1 आवर जो है वो 6000, 7000, 10,000 चला जाता है लोग। और वो उन्होंने 5 घंटे का लिया था। ही वॉज ट्रैकिंग कि 5 घंटे में, तो जो यूट्यूब, तो ये जो पब्लिक है जो यूट्यूब पे है, वो उस प्रोग्राम को नहीं देख रही है ज्यादा, हाँ, नंबर वो तो वन। हो गया, लेकिन एक चीज मैं इसमें जोड़ देना चाहता हूँ, क्योंकि चर्चा आ गई है। तो कहीं न कहीं नीतीश कुमार अ, रामलला का जो प्रभाव था वो धो ले गए हैं, या जिस रामलला की एक इमेज बनाई जाती है, एक सत्य निष्ठा और उसकी, और उसमें जिस तरह का ये लोगों ने, मैंने केवल नीतीश का ही नहीं, जिस तरह से अपने कहते हैं थूक के चाटना, बीजेपी ने भी तो वही काम किया है। तो हाँ, उस उसका जो इमेज एक बन रहा था, वो कहीं ना कहीं धुला है या क्या है, मैं थोड़ा सा इस नहीं, पे वही भी। वही मैं कह रहा था कि जी। वो देखिए, रामलला का हम्म। इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा? यूपी, हम्म। मध्य प्रदेश, राजस्थान, और कुछ हद तक छत्तीसगढ़, यही है। आपके बिहार में भी कि नहीं, हम्म। बिहार में भी वो इम्पैक्ट नहीं है ना। हम्म। कभी नहीं रहा है उतना इम्पैक्ट। जब तक ये लोग जदयू से नहीं मिला, तब तक इन लोगों को कोई कोई नहीं, कभी रिजल्ट नहीं आएगी। हम्म। यूपी में ऑलरेडी ये लोग ज्यादा है, राजस्थान में ऑलरेडी ज्यादा है, मध्य प्रदेश ऑलरेडी ज्यादा है। यही है जो अयोध्या मूवमेंट का, राम जन्मभूमि मूवमेंट का कैचमेंट एरिया है। हम्म। यहाँ जी। से उनको बिहार जो है कि नहीं, अगर नीतीश इनके साथ नहीं आते, तो बिहार कैचमेंट एरिया से बाहर चला जाता वो। जी। तो बिहार में जो 40 जो है सीटें हैं, तो वो इनको पता है, इनको एहसास हो गया था कि इट इज नॉट हैपनिंग। उसकी वजह यह है कि शंकराचार्य है ना, जो दो लोग जो है, हम्म। जो बहुत वोकल होके बोले हैं कि ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है ये, उन्होंने हम्म। बोल दिया। तो उसके वजह से एक जो क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग जो हिंदू वोट है, जो आस्था सो के नाम पे जाता है। हाँ, जो उसके नाम पे जाता, वो इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसको इन्फ्लुएंस कर रहा था ये जो बिहार का अपना जो एजेंडा नीतीश जी और तेजस्वी सेट कर रहे थे। 2 लाख जॉब उन्होंने दिया है। हम्म। अभी बता रहा था, 3 लाख बता रहा था वो, तो अभी हाँ, आज 3-3.5 लाख के आसपास है जी। हाँ। तो ये एजेंडा सेट कर दिया था उन लोगों ने, तो ये इम्पैक्ट नहीं कर रहा था। और बिहार से उनका ये था कि 39 नहीं तो कम से कम 30+ तो हमें चाहिए चाहिए। जी। हालांकि वो 40 को टारगेट कर रहे हैं। जी। तो ये चला नहीं इनका। नहीं, लेकिन सवाल वही है कि अब तो शासन प्रशासन हाँ, जब इनके उसमें हाथ में। क्या है कि इसमें, हाँ वही उसी पे आ रहा था मैं। हम्म। तो जहां पे शासन इनके हाथ में होगी, तो बहुत सारी विघ्नेश भाई की आवाज शायद से। चीजें जो है वो हम्म। मैनेज हो जाती हैं। जी। मैनेज तो लार्ज लेवल पे, लेकिन कुछ सीटें ऐसे उसमें वो ज्यादा इम्पेक्ट करता है। शासन हम्म। प्रशासन जो है कि नहीं, उसमें उनका हम्म। ज्यादा असर करता है, और वो ज्यादा जो है इससे हम्म। अपने तरफ वोट जो है करने के लिए चांसेस ज्यादा होते हैं। री वोटिंग करना है, हम्म। कहीं जीतना है तो जिता देना है। हम्म। तो इसलिए वो ये चाहते हैं जी। कि नहीं, लेकिन जो ठीक है अब। जिस तरह का जन दबाव बनना शुरू हो गया, देख रहा हूँ जगह जगह बिहार में, तो वो भी तो एक रोल प्ले करेगा कि नहीं करेगा। नहीं, जन दबाव तो है, लेकिन जन दबाव को उसके कलेक्टर के ऊपर थोड़ी होता है। हम्म। वो जो 45 कलेक्टर जो बता रहे थे विघ्नेश भाई की, चेंज कर दिया है पहले ही। जो हम्म। कलेक्टर 45 गए हैं, वो तो इन्हीं के विचार वाले लोग हैं। जी। 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 ठीक वो है, तो बहुत जी। जन दबाव उन पर फिर भी। नहीं करता है। हाँ, हाँ। वो आ, मतलब इनके ये है कि इनको जीतना है तो इनको ज्यादा मार्जिन होना ज्यादा होनी चाहिए। चाहिए। इस सीट पे हम्म। मार्जिन जो है
10,000 से ऊपर का होगा वहां पे मैनेज करना मुश्किल होगा। जहां पे मार्जिन जो है 100, 1000 या 1000 से नीचे होगा वहां पे मैनेज करना मुश्किल हो आसान है जाएगा। थ्रू जी जी, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी। हमारे साथ सुनील जी हैं। उसमें रियलमी दिख रहा है, वो सुनील जी का ही है। तो सुनील जी, आपका वीडियो मैं देख रहा था, और चूंकि वही पर्सपेक्टिव है जो हम लोग सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। अब चूंकि हाँ हाँ, ये बन तो गए, फिर से बन क्या गए, मतलब बने तो पहले से थे, अब वो बीजेपी का समर्थन ले लिया। अब 2024 के इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, ये कितना मैनेज कर पाएंगे शासन प्रशासन के जरिए, ये थोड़ा सा हम आपसे जानना चाह रहे थे। देखिए, शासन प्रशासन के जरिए अगर कोई भी सरकार हो तो उसके पक्ष में 4 से 5% वोट को मैनेज किया जा सकता है। हम्म इससे ज्यादा वोट को मैनेज नहीं किया जा सकता है, अधिक से अधिक। वो भी जरूरी नहीं है कि 5% वोट मैनेज हो ही जाए। और लोकसभा के चुनाव में तो चूंकि गैप लंबा होता है, ऐसा नहीं है कि कोई 5,000 2,000 वोट से जीतता है। ज्यादातर वोट जो रेशियो आता है 50,000 60,000 1 लाख 1.5 लाख, ये रेशियो बड़ी होती है। तो इसलिए मैनेज का प्रभाव उतना नहीं पड़ेगा जितना कि राजनीति का प्रभाव पड़ेगा। तो हम्म इसलिए हम लोग को जो सोचना है कि शासन और प्रशासन, ये सही बात है कि केंद्र में भी उनकी सरकार है और राज्य में भी उनकी सरकार है और चुनाव आयोग भी उनका है। लेकिन अगर जनता बदलने का मन बना लेती है तो सरकार बदलती है, ये हमेशा हम लोग देखे हैं। हम्म नहीं तो केंद्र में किसी की भी सरकार रही है वो कभी नहीं बदलती। अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार साइनिंग इंडिया इसी तरीके से चल रहा था, बदला। इसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस की भी इसी तरीके से थी, फिर भी कांग्रेस की भी सरकार बदली। तो भाजपा की भी सरकार को हम इस रूप से नहीं लेंगे कि सिर्फ शासन और प्रशासन मैनेज हो जाने से सारे चुनाव हम जीत जाएंगे। जब तक जनता का समर्थन नहीं होगा हम चुनाव नहीं जीत सकते। हम्म एक जनता की एक- भागीदारी, जनता के बड़े हम्म हिस्से की भागीदारी उस हम्म मैनेजमेंट में बड़ा हिस्सा काम करता है। अगर हम्म जनता की भागीदारी नहीं हो तो फिर वो प्रशासन से भी मैनेज नहीं कर पाता है। क्योंकि बूथ बूथ मैनेज करना, गांव गांव मैनेज करना, वो प्रशासन से मैनेज नहीं हो पाएगा। फिर उसमें शिक्षक लगे होते हैं। अगर शिक्षक, जरूरी नहीं है कि जो डीएम चाह रहे हैं वो शिक्षक कर दे, प्रिजाइडिंग अफसर कर दें। जो पुलिस प्रशासन लगे हुए होते हैं वो जरूरी नहीं है कि जो डीएम चाह रहे हैं वो लोग भी वही करें। तो ये, हाँ, 2 4 5% जरूर मैनेज कर सकते हैं, इस इतना हम लोग लेके चले। हम्म। इससे ज्यादा मैनेज की संभावना नहीं है। नहीं, ठीक है। लेकिन ये जो अभी समीकरण बना है, अभी नया समीकरण, पुराना ही था, फिर से नए संदर्भ में आ गया है। तो एक तो चूंकि बन गया, अब इसके जो राजनीतिक सरोकार है, राजनीतिक जो इसका असर पड़ेगा, और खास करके वहाँ जहाँ बिहार में जातिगत जनगणना भी हुई है, उसका एक बड़ा असर है। और बीजेपी हमेशा इससे बचना चाह रही है। तो जातिगत जनगणना कराने वाले नीतीश कुमार, जो एक उनको कहा जाता है कि उन्होंने कराया, अब वो बीजेपी के लिए कितना बचेंगे, और इसमें बीजेपी कहाँ कितना खेल कर सकती है, इस पे थोड़ा सा हम जानना चाह रहे देखिए, मेन जो बात है कि बीजेपी का सर्वेक्षण जो आया था कि वो बिहार में 10 से ज्यादा सीट नहीं जीतने जा रही अगर वह नीतीश के बिना चुनाव लड़ती है तो। इसलिए आप देखेंगे कि नीतीश के प्रति भाजपा झुक के समझौता करती है। भाजपा ने दोनों तरीका अपनाया। एक तो ईडी का भी इस्तेमाल किया। जैसे आप देखेंगे कि 2 3 महीना पहले विजय चौधरी के साले के यहाँ ईडी के छापेमारी हुई थी, जो ललन सिंह के सारा मैनेज करते थे। सारे धंधे का वो मैनेज ललन सिंह का करते थे। तो एक तरीके से वो छापेमारी इसके बहाने ललन सिंह पर थी। और ललन सिंह के यहाँ छापेमारी होने के बाद आप देखिएगा कि नीतीश कुमार बोलना बंद कर दिए थे।
क्योंकि नीतीश कुमार भी ऐसा नहीं है कि दूध के धुले हुए हैं, इनके सर पर भी सृजन घोटाला का है। तो भाजपा अगर जब चाहे तो नीतीश कुमार को भी इसमें ला सकती थी, इसलिए नीतीश कुमार भी अपना इस रूप में झुके। नीतीश को नहीं चाहते हुए भी, क्योंकि बिहार में बहुत सकारात्मक तरीके से सरकार चल रही थी, युवाओं को रोजगार मिल रहा था, लोग बहुत खुश थे, दूसरे स्टेट से भी आके लोग यहाँ रोजगार कर रहे थे, और सबकी बातें जो लग रही थी कि नहीं यहाँ बहुत अच्छी सरकार चल रही है, तो लोगों में एक सकारात्मक राजनीति के प्रति भी काफी सकारात्मक के उद्देश्य और सकारात्मक समझ जा रही थी जनता के बीच में। वह चीज इससे टूटा है, और नीतीश कुमार भी डरे हुए हैं निश्चित रूप से। हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ भाजपा ही झुकी है, बल्कि ईडी का डर, क्योंकि नीतीश भले कहे कि हम ईमानदार हैं, लेकिन नीतीश के जो मंत्री है, दूसरा जो है कि नीतीश के जो सांसद 16 जीते हुए, उसमें 13 सांसद लगभग नीतीश पर दबाव बना रहे थे कि अगर हम लोग भाजपा के साथ नहीं जाते हैं तो चुनाव हार जाए। उनका भी ये डर था। तो ये दो जो चीज है, यह नीतीश को भाजपा की तरफ आने के लिए मजबूर किया। नहीं, और लेकिन नीतीश जब 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 आरजेडी के साथ रहते हैं तो क्या दिक्कत होती है? जब इतनी अच्छी सरकार चल रही है तो हो सकता है कि आरजेडी और के साथ, देखिए आरजेडी के सरकार साथ रहते तो ये दो जो है, एक ईडी की छापेमारी ललन सिंह के यहाँ जो हुई, और ललन सिंह ही इनके सारे करता धरता है, पूरे चुनावी करता धरता नीतीश के जदयू का जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट होता है वो ललन सिंह। तो वहां से वो नीतीश तक पहुंचते। जैसे आप देखिएगा कि अरविंद केजरीवाल के क्या वो किस तरीके से मनीष सिसोदिया के माध्यम से पहुंच रहे हैं, तो ललन सिंह के यहाँ जो वो छापेमारी हुई उनके, तो ललन सिंह के यहाँ सिर्फ नहीं रहती, उसके तार जो है नीतीश तक जोड़े जाते, प्लस सृजन घोटाला। तो तेजस्वी के साथ रहने में इनका सबसे डर ये था, जो भाजपा इस समय अपना ईडी का हथियार बना के कर रही है, वह एक सबसे बड़ा फैक्टर है, जिस फैक्टर को छिपाया जा रहा है, जिसको कोई नहीं बोल रहा है कि ये छापेमारी हुई थी, और इस छापेमारी में नीतीश कुमार भी सहमे होंगे। आप देखिएगा कि बहुत स्वाभाविक नहीं लग रहा है नीतीश कुमार, सरकार बना लिए, और निश्चित रूप से ये सरकार इनकी अंतिम दौर की कहानी है। जैसे प्रशांत किशोर लगातार कह रहे हैं बिहार में कि नीतीश कुमार के ये अंतिम दौर की कहानी है। जी जी। तो और सिर्फ यही नहीं पलटे हैं, बल्कि बीजेपी भी पलटी है। जी जी। और इस भ्रष्टाचार में वो भी शामिल है। लेकिन जो भय है भाजपा का, वह भाजपा का भय नीतीश पर भी हावी है, जी, मतलब इसको लोग बोल नहीं रहे। कुल मिला के भाजपा खुद डरी हुई है यहाँ हाँ, से। भाजपा डरी हुई है और हर हथकंडा अपना रही है। जी जी जी। तो इस चुनाव में भी 2024 के चुनाव को जीतने के लिए, चूंकि जो डाटा बिहार से गया है वो बहुत खराब गया है, सर्वे जो हुआ है कि भाजपा अपने बल पर 10 सीट से ज्यादा नहीं जीत सकती, और भाजपा को चाहिए 40 सीट। जी। तो इसके लिए आप दो हथकंडा अपनाना होगा। जी जी जी। अभी हम आते तो हैं अपनाए। जी जी। तो ये तो हो गया नीतीश एंड बीजेपी प्रकरण जिसको हम कह सकते हैं, और इसको क्या आयाम है उस पर हम तो बात कर चुके हैं। अभी आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बिहार में प्रवेश कर गई है। तो और इतने उथल पुथल के दौर में जो बिहार है, इसमें राहुल की यात्रा के वो कितना प्रभावित करेगा, और इंडिया अलायंस शायद नीतीश जो मेन उसके माने चेहरा थे वो जब चले गए, तब कौन अलायंस का कौन चेहरा बनेगा, क्या होगा, कि क्या स्वरूप लेगा, वो हम बाद में बात करेंगे। अब बिहार में चूंकि राहुल की यात्रा आ गई है, राहुल गांधी की, तो उसका कितना स्वागत हो रहा है और वो कितना बिहार के परिप्रेक्ष्य में वो प्रभाव डालेगा, मैं विघ्नेश जी मैं आपसे चाहता हूं कि आप इस पे बात रखें। जी। ये सुनील चौधरी भाई के बातों में जोड़ते हुए मैं आगे बढ़ना चाहूंगा कि ये काफी मिला जुला असर है।
जो आंतरिक सर्वेक्षण था भाजपा का, वो ये बता रहा था कि 7-8 सीटों से ज्यादा भाजपा, 10 के नीचे सुनील भाई बोल रहे थे, लेकिन 7-8 सीटों का एक उनके पास जो स्पष्ट स्पष्ट तौर पे जीत का जो आंकड़ा आ रहा था वो था। अब नीतीश कुमार जी के जाने से, नीतीश कुमार जी को तो जाहिर है 5 सीट भी मिल जाए तो बहुत है, 5 MP भी बना लें वो तो, लेकिन उनके जाने से 5, 6, 7 सीटों पे भाजपा को और फायदा होना है, जहां पे कि नीतीश जी की जो जातीय समीकरण वाली चीज है, उससे उनको फायदा हो जाए। तो कुल मिला करके प्रशांत किशोर जी का नाम जो लिया सुनील चौधरी भाई ने, उन्हीं के बातों को रखना चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि अगर नीतीश कुमार जी और भाजपा ने मिलकर के 20 सीटों से 1 सीट भी ज्यादा ले लिया तो मैं पूरे बिहार की जनता से माफी मांगूंगा खड़े होकर के रिजल्ट के बाद। दूसरी बात है कि ये परिघटना शुरू होने से पहले एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट श्रवण गर्ग साहब ने ये कह दिया था कि नीतीश जी अब जून 2024 तक, मई के आखिरी या जून रख लीजिए, जून तक की इनकी राजनीतिक जिंदगी है। इसके बाद इनकी राजनीतिक जिंदगी खत्म होने जा रही है। ये पहले ही श्रवण गर्ग जी ने, जब ये खेल पूरी तरह से हुआ भी नहीं था, मतलब कि बात खुली भी नहीं थी, तभी उन्होंने कह दिया था। तो कुल मिला जुला करके ये तो है ही। अब इसमें एक और फैक्टर ऐड हो रहा है जिसकी चर्चा आपने की, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो बिहार में प्रवेश कर चुकी है किशनगंज से, और जिस तरह का रिस्पॉन्स है भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मिल रही है किशनगंज में। अभी शायद मुझे नहीं पता, शायद पूर्णिया तक पहुंचे हों या किशनगंज में ही रुके हों। तो अभी जो शाम को मैं खबरें देख रहा था तो एक एस्टिमेट था कि 1.5 से 2 लाख लोग जो हैं वो यात्रा में शामिल। 1.5 से 2 लाख? 1.5 से 2 लाख एक यात्रा? हुजूम, एक हुजूम सा था, और बहुत वहां शानदार स्वागत हुआ है। बहुत ज्यादा उत्साह है। वो जो सीमांचल का क्षेत्र है उस क्षेत्र को कवर कर रहे हैं राहुल जी, और उस सीमांचल के क्षेत्र में बहुत ज्यादा उत्साह दिख रहा है। मुझे दूसरे सोर्सेज से भी जो खबरें आ रही हैं वो यही बता रही हैं, एक माहौल बदला बदला सा लग रहा है। तो जाहिर है कि कांग्रेस जो बहुत बुरे हालात में थी बिहार में, वो इस बार उतने बुरे हालात में ना बिहार में रहने जा रही है, ना वेस्ट बंगाल में रहने जा रही है, और ना ही उड़ीसा में रहने जा रही है। झारखंड का अभी नहीं बता सकते हम, क्योंकि उड़ीसा में कांग्रेस कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गई है, ये खबर मैं दे देना चाह रहा था। और कांग्रेस पार्टी के लिहाज से ये आपको अजीब अजीब सी खबर लगेगी, महसूस होगा कि अजीब सी खबर है कि लगभग 2800 या 3000 बूथ वर्कर्स की मीटिंग मल्लिकार्जुन खड़गे जी आज उड़ीसा में ले रहे। अच्छा। जो पन्ना प्रमुख भारतीय जनता पार्टी में हुआ करते थे, वो अब अचानक से कांग्रेस के उत्साही कार्यकर्ता निकल गए उड़ीसा में। वो सोई कांग्रेस जगी है, और लगभग 2.25-3 हजार जमीनी कार्यकर्ता वहां एक्टिव हो गए, बहुत जोरों शोरों से। तो जो इलाका है उस पूरे इलाके पे असर डाल रही है ये यात्रा। हालांकि राहुल जी उड़ीसा नहीं जा रहे, वो झारखंड ही जा रहे हैं। तो इसका असर हो सकता है कि
जो 20 सीटों का आकलन है प्रशांत किशोर जी का, क्योंकि बड़े सीजन्ड वो एनालिसिस्ट कहिए। एनालिस्ट हैं, तो उनका जो आकलन है उसमें मेरा ये मैं इंक्लूड करना चाहूंगा कि 3-4 सीटें 5 सीटें और भी घटेगी। और भी जी। घटेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि एक इसकी भी सीमा है, एक वीडियो बनने की और रिकॉर्डिंग की, तो हम ले चलते हैं अंतिम दौर में। अशोक जी, चूंकि वहाँ उनकी जो नेटवर्क है थोड़ा कमजोर है, तो हम केवल उनकी आवाज़ सुनेंगे, और बाद में जब एडिट करेंगे तो उनकी उनकी तस्वीर हम लगा देंगे उस पे। तो अशोक जी, अ, हाँ आवाज, हाँ, आवाज आवाज आ रही है जी? जी जी। तो आपने 3-4 बातें सुनी इस पूरी परिघटना, नीतीश नीतीश के जाने और मतलब इधर से उधर जाने, उसमें बीजेपी की भी क्या मजबूरियां हैं कि केवल और केवल सम्राट चौधरी के होते हुए भी फाइनली उनको नीतीश के शरण में ही जाना पड़ रहा। हम तो दूसरे ही उसमें जाएंगे। तो एक तो कांग्रेस की यात्रा का क्या प्रभाव पड़ेगा, और एनडीए एनडीए नहीं, इंडिया अलायंस का अब नया क्या स्वरूप होगा। तो इस पे यदि आप संक्षेप में 2 मिनट में आप बता पाए तो हम ठीक रहेगा। हाँ, ऐसा है कि आज किशनगंज से पुणे, कल पूर्णिया में यादव कॉलेज में पब्लिक मीटिंग भी रखी है, अच्छा। और उत्साह तो बंगाल और बिहार में जबरदस्त है। और आज ये अच्छी खबर है कि जो बिहार के कांग्रेस नेताओं ने जाति जनगणना को लेके बात भी कही है, और राष्ट्रीय स्तर पर भी जो उनके लीडर लोग हैं, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, उन लोगों ने भी इस बात को कहा है। जी। और जो सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय की बात आज यहाँ का जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने अपनी बात रखी है। शकील भाई भी थे जो जॉइंट कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें, और वहाँ के जो सांसद है कांग्रेस के, वो भी उसमें थे। तो अभी जो बिहार और बंगाल में तो उत्साह राहुल के इस यात्रा को लेकर बहुत बड़ी है। दूसरा कि जो ऐसा नहीं है कि जो खेल ममता जी कर रही है, उस खेल को बंगाल की जनता जो है वो बहुत बुद्धिजीवी है, और जैसे बिहार के लोग राजनीति में माहिर हैं, तो ऐसे भी वहाँ के भी लोग कम माहिर नहीं है। और हो सकता है कि ममता या तो आए और नहीं तो फिर 2024 में हो जाए, और इस बार कुछ अलग होगा बंगाल में। मैं भी जाने वाला हूँ जी उस यात्रा में। और चल, हाँ, बंगाल वाला, मालदा वाला नहीं, एक चीज कह रहा हूँ कि अभी चूंकि नीतीश के हट जाने के बाद अब इंडिया अलायंस का स्वरूप, हटने से, नीतीश के जुड़ने से जो मतदाता है लिस्ट के, और क्या बोलते हैं, कांग्रेस के और आरजेडी के, है ना, और तो ये मतदाता तो सॉलिड मतदाता है, ये तो उनके में नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि जो यंग जनरेशन है, तो जो तेजस्वी के जो मतदाता है और जो कांग्रेस के मतदाता है, उसको अभी ग्रासरूट लेवल पे इन लोगों का उतना काम नहीं है। जो उनको जो राममय का, मैं थोड़ा असहमति व्यक्त करता हूँ। मैं अभी पटना से हाजीपुर होते हुए समस्तीपुर आया हुआ हूँ, और जैसे ही हाजीपुर खत्म हुआ, समस्तीपुर पूरा रोड पे जितने भी छोटे व्यापारी हैं, क्योंकि बाजार में रहने वाले ज्यादातर जो पौनी समाज के लोग होते हैं, है ना, छोटे छोटे कस्बे में जो पौनी में, जैसे नाई हो गए, धोबी हो गए, हलवाई हो गए, सोनार हो गए, कुम्हार हो गए, क्योंकि उनको सरस्वती की बहुत सारी मूर्तियां भी बनते हुए दिखा, और एक भी केवल जय श्री राम का ही झंडा दिखा मुझे। वैशाली से महुआ से लेके और पूरा समस्तीपुर, मतलब जैसे ही हाजीपुर खत्म हुआ,
हमको कहीं से भी वहाँ कांग्रेस का या आरजेडी का कहीं नामो निशान रोड पे नहीं दिखा दोनों साइड। तो मैं ये ऑब्जर्व करते हुए आ रहा था। तो मैं ये बात मानने के लिए तैयार नहीं कि श्री राम का नारा जो है, क्योंकि कांवड़ यात्रा में भी तो ये जाते हैं, और जो यहाँ के जो EWS कम्युनिटी के जो लोग हैं, तो उनके जो यंग जनरेशन है और जो OBC और शेड्यूल कास्ट की यंग जनरेशन में काफी वायरल हुआ है। सब ने इस पे काम किया है छात्रों नौजवानों के बीच में। तो और छात्रों नौजवानों के बीच में इन लोगों का कोई इस तरह का काम नहीं है। हाँ, लेफ्ट का थोड़ा बहुत काम है, खास करके भाकपा माले का स्टूडेंट में दिखता है। बाकी इन लोगों का इस तरह का काम नहीं है जिस तरह का इन लोगों ने जो अलायंस बनाया है। और पैसा, दारू, मुर्गा तो चलेगा ही, क्योंकि सब लोग यही कह रहे हैं कि हमको क्या मिलता है तो कुछ तो, और अनाज भी मिल ही रहा है। किसान का मतलब कि वो जो कौन सरकारी योजनाओं का लाभ तो मिल ही रहा है। अब तो सरकारी योजनाओं का लाभ तो नीतीश भी गिनाएंगे। भाई यही कार्यक्रम में मैं आया हुआ हूँ मच्छी नहर लोगों का, ठीक है। यहाँ पे तो एक प्रोफेसर गीत गा रहा था, मतलब कि मतलब ये इनके जो शिक्षक और प्रशासनिक व्यवस्था में भी इनका मतलब भोजपुर जिला में तो मैंने देख लिया, क्योंकि मैं 12 स्कूलों के 60-70 शिक्षकों से मिला, वहां पे देखा। मतलब ग्रासरूट लेवल पे तो इनकी कमजोरी है कि इस तरह से नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं, एकदम ये आप तो सही कह रहे हैं। असर पड़ेगा जी असर जी पड़ेगा। जी जी जी, और श्री मतलब राम का भी असर पड़ेगा। श्री राम का भी असर पड़ेगा। ठीक है। हाँ। हाँ, अब चूंकि हम खत्म करने के की ओर हाँ, जा रहे हैं इस प्रोग्राम। मेरा मेरा खत्म हो गया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। सुनील जी, अब आपके पास जा रहे हैं। राहुल की जी यात्रा, हाँ, और क्या असर होगा, इंडिया अलायंस का कुछ भविष्य क्या हो सकता है, किस तरह से दिखेगी वो, नया देखिए, क्या राहुल सोच। गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो बिहार में प्रवेश किया है, और बिहार में जिस तरीके से जबरदस्त उनका स्वागत हो रहा है, तो यह निश्चित रूप से इस यात्रा का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हम्म, इसके जाने से थोड़ा सा जो 5 से 10% वोट का है, 5% वोट का मान लीजिए अंतर पड़ेगा, लेकिन फिर भी विपक्ष की यहाँ एक मजबूत उपस्थिति है, जिसमें राजद हो गया, भाकपा माले हो गया और कांग्रेस हो गया। और कांग्रेस अगर मजबूत होती है तो नीतीश कुमार के जाने का जो वोट है वह मैनेज कर लेगी, वो पूरा कर लेगी। तो हमको लगता है कि एक इंडिया का जो भविष्य है, चूंकि भाजपा के अगेंस्ट में अगर कोई खड़ा हो रहा है तो इंडिया अलायंस ही खड़ा हो रहा है, और कोई भाजपा के विपक्ष में अगर वोट देना चाहता है तो इंडिया अलायंस को वोट देगा, वो नीतीश को वोट नहीं देगा। तो निश्चित रूप से एक इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और राहुल गांधी की यात्रा का एक सकारात्मक प्रभाव है। अब उस चेहरे को या कांग्रेस को एक सकारात्मक रूप से लोग देख रहे हैं, जो पहले पूरी एक नेगेटिविटी थी उससे थोड़ा सा बाहर लोग निकले। अब कांग्रेस पर है कि वो कितना मैनेज करती है, कितना संगठन को मजबूत करके जनता तक पहुंचती है, क्योंकि दोनों तरफ से होना चाहिए। दोनों दोनों पहलू। जी जी। और दूसरा, जनता तक कांग्रेस कैसे पहुंचती है, क्योंकि राजद की पहुंच है, लेफ्ट के यहाँ जो बिहार में मजबूत स्थिति है, लेफ्ट के भी अपने कार्यकर्ताओं का घर घर पहुंच है। अब कांग्रेस को संगठनात्मक रूप से इस यात्रा के बाद संगठन पर भी काम करना होगा, तब जाके वह जो वोट है वह वोट कांग्रेस के पक्ष में जाएगा या इंडिया के पक्ष में जाएगा। जी। अभी चूंकि खत्म करना है तो हम चूंकि इस पूरे बहस से कई ऐसे सवाल निकल के आए हैं जिस पे हम चाहें तो घंटों बहस कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। और हमारा मकसद केवल बातचीत करना नहीं है, हमारा मकसद है कि क्या कोई रास्ता हम उस दिशा में हम जा पा रहे हैं या सोच पा रहे हैं या जनता को दिखा पा रहे हैं। ये भी हमारा एक मकसद है। हम किसी पार्टी के उसके नहीं हैं कि पार्टी पॉलिटिक्स के, लेकिन भविष्य के कुछ दरवाजे कहाँ खुल सकते हैं, किस रास्ता निकल सकता है, इस दिशा में हम बात कर रहे हैं। तो शाहीन जी अपना अनम्यूट करें। अ, सवाल वही, राहुल आ गए हैं,
बिहार में सीमांचल है, पूर्वी जो हिस्सा है उस दिशा उस उधर की ओर ज्यादा है। और उधर आप देखेंगे मुस्लिम वोट बहुत ज्यादा है उस इलाके में। तो कहीं बीजेपी के खिलाफ जो पूरा एक माहौल, यह सबसे डरा हुआ जो समाज है, कम्युनिटी है, मुस्लिम समाज है, तो वो कहीं इतना बड़ा उनके पीछे हुजूम तो नहीं है। यहाँ इधर मध्य बिहार उत्तर बिहार आते आते शायद वो कम हो जाए। तो मैं उस पर थोड़ा सा आपसे जानना चाह रहा नहीं, वो तो देखिए, हूँ। वो ये भीड़ जो है कि नहीं, हम्म, ये उन लोगों का है जो लोग चाहते हैं कि बदलाव आए, वो चाहे किसी भी समाज के हों। हम्म, महाराज, आप असम में देखिए कितना हुजूम जब वो, हुआ था, या जो पदयात्रा हुआ था, शुरू हुआ था, दिन बढ़ता जा रहा था और लोग जुटते जा रहे थे, और दिल्ली आते आते कितने लोग हो गए थे। तो हम्म, वो जरूर है कि उस एरिया में मुस्लिम बहुत है, और वो लोग आ भी रहे हैं, क्योंकि मुस्लिमों का एक रुझान जो है कि नहीं, कांग्रेस की तरफ थोड़ा बदला है। तेजी से हाँ, बढ़ा है। इस पद यात्रा को लेकर के इसका रिजल्ट आप तेलंगाना में देखे होंगे, कि तेलंगाना में जो है ओवैसी को नहीं वोट दिया, कांग्रेस को सिलेक्ट किया है। तो वो उनका रुझान बदला है। ये वो अब वो हम्म, उस नजरिया से नहीं देखते हैं लोग। तो लेकिन वो जो भीड़ आ रही है कि नहीं, ये मानना भी जो है गलत होगा कि सिर्फ उसे मुस्लिम है। हम्म, उस भीड़ में जो कि नहीं, वो हर युवा है। ज्यादातर यूथ देखेंगे आप उस भीड़ में। हम्म, अब वो जो है युवा है, जो ख्वाब देखता है, जो नौकरी देख रहा, वो ढूंढता है, जो समाज को, जो जो सद्भावना के साथ रहना चाहता है, वो सारे लोग आ रहे हैं वो। जी और मुझे लगता है कि जितना आगे बढ़ेगा और लोग जुड़ेंगे उससे। जी। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दो हैं, दो रिमार्क ले लेते हैं। सरदेव जी हैं। सरदेव जी, क्या राहुल की यात्रा कुछ प्रभाव डाल पाएगी बिहार में? नहीं, जिस तरह से बिहार में घुसने के बाद यात्रा जब आरंभ आई है, हम्म, तो जिस तरह से स्वागत हो रहा है, लोगों में जो कांग्रेस के प्रति रुझान जो है बढ़ रहा है, और सभी लोग चाहते हैं, जो महंगाई से बेरोजगारी से त्रस्त हैं, तो लोगों का विचार तो बदल रहा है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं बदलेगा। और ये जो मंदिर वाला मुद्दे पर जो बात हो रही कि भाई मंदिर का मुद्दा, तो ये मुद्दा जो है ज्यादा दिन चलने वाला नहीं। हम्म, ये जो है इसकी हवा निकल जाएगी थोड़े दिनों में। लोग अपने रोजगार में और नौकरी में और धंधे में रहना चाहेंगे, कि हमको रोज मंदिर से घंटी से तो कुछ मिलना है नहीं। हम्म, तो ये सब जानते हैं, भगवान को सभी मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं, सभी मानते हैं। ये कोई थोड़े कि हम जाकर के वहीं बस जाएंगे और हम जाकर के उन्माद कर, जो उसमें उन्माद फैलाते हैं वो गलत है। हम्म। भागता नहीं, भक्तों को लेकिन सब। ये जो उन्माद जो फैला रहे हैं, जो भी वर्ग के लोग होंगे जहां भी से भी आते हो, तो ये तो मैंने जो मुस्लिम समाज तो देख रहा है ना कि कौन किस। देखिए, हाँ। ये आज के दौर में सब ओपन है। हम्म, ये नहीं कि किसी को कुछ छिपा लेंगे, भले ही वो डर से या सामाजिक दबाव से या इसके हिसाब से नहीं बोलता है, लेकिन वो अपना सब कुछ देखता है कि हो क्या रहा है। हम्म, आजकल पर्दे के पीछे कुछ नहीं है, सब ओपन है। तो ये ऐसा नहीं है, बदलाव तो आएगा, लेकिन हाँ, अब जो इंडिया अलायंस है, इसका जो है नेतृत्व बढ़िया से हो, हम्म। और जिनका जो है आपस में सीटों का तालमेल बन जाए, तो बदलाव आएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विघ्नेश जी। जी। एक पर एक सत्यपाल मलिक, तो वो एक पर एक यदि बन जाता है तो हर कैंडिडेट जो भी होगा वो तो इंडिया अलायंस का कैंडिडेट होगा। ठीक है, किसी पार्टी विशेष का होगा, लेकिन वो तो इंडिया अलायंस का होगा। तो ये कितना घातक हो सकता है बीजेपी के लिए? देखिए, अगर मैं ईवीएम और बैलेट पेपर की बात ना करूं, उसे अभी साइड में ही रखते हैं, हम्म, तो जो एक पर एक है, सत्यपाल मलिक जी की जो बात है, उस दिशा में मैं एक और फैक्टर को बीच में रखना चाहूंगा। जी जरूर। हाँ, कि
अभी हमें नहीं पता कि गठबंधन में कितने दल बचेंगे, लेकिन हाँ, जितने भी बचेंगे वो बहुत क्लोजली नीटेड अपना एक स्वरूप दिखाएंगे और बहुत ही शिद्दत के साथ 1 by 1 की लड़ाई लड़ेंगे। जैसे यूपी में अभी तय हो चुका है, अखिलेश जी और कांग्रेस और आरएलडी के बीच में सीटों का बंटवारा हो गया। बिहार में कोई परेशानी ही नहीं है, नेचुरल अलाइज हैं जो पहले से ही थे। तो ऐसे करके जो बन रहा है, महाराष्ट्र में तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो मेन जो दिक्कत थी नीतीश कुमार जी के रहने से, बार बार जो सवालें उठ रही थी, अभी भी उठ रही हैं, उन्होंने आरजेडी को छोड़ा हो, लेकिन दोष कांग्रेस का ही है, बीजेपी और नीतीश कुमार जी के हिसाब से। तो वो मुझे लगता है कि क्लोजली निटेड एक टीम काम करेगी इंडिया गठबंधन की। जितने दल बचेंगे, हो सकता है एक आध मैंने एग्जाम्पल अटूट अटूट बंधन बनते हुए अंबुजा सीमेंट की तरह उसमें, या जो भी सीमेंट हो, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। जी फाइट होगा, मैक्सिमम जगहों पे 1 by 1 का फाइट होगा, ऐसा मुझे लगता है। जी। जी तो आप सभी जो विचारक हैं, अपने अपने क्षेत्र के, अपने अपने क्या कहते हैं, महकमे के एक समझ है, और उस समझ के साथ एक दृष्टिकोण है देश को देखने के, समाज को देखने की, राजनीति को देखने की। उस दिशा में वो पहलू जो शायद आज के विमर्श में जो मीडिया के और भी जो अल्टरनेटिव मीडिया है, उसमें भी ये छूट गए थे। ये पहलू मैं देख रहा था 3-4 दिनों से, वो समीकरण और क्या क्या सब चीजें, ईडी और तमाम चीजें तो हैं, वो एक टूल है, एक तरह का कहिए कि युद्ध है, सरकार या जो भी मशीनरी के साथ वो लड़ रहे हैं। आप कह लीजिए। जी जी। तो वो सब चीजें हैं, और चूंकि आज इतने स्पष्ट ढंग से सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे, और व्यक्ति तो एक दिखता है, लेकिन उसके पीछे की पूरी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जो ढांचा है, धारणाएं हैं, अवधारणाएं हैं, वो काम करती हैं, वो एक प्रतिबिंब होता है। तो उसमें नीतीश भी एक प्रतिबिंब है, और इसके पहले के जो बयान हैं, वो बयान भी, और आपके क्या कहते हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए वाला टाइप का जो बातचीत चल रही थी, तो वो सब वचन गए। मतलब सीट आना चाहिए, सत्ता रहनी चाहिए, उसके लिए चाहे जितने गड्ढे में गिरना हो, जिस गर्त में गिरना हो, उस सारी नैतिकताएं अनैतिकताएं हम देख रहे हैं, समाज भी देख रहा है। और इस बहस के साथ, इस विमर्श के साथ हम जनता के सामने हैं। मैं भी एक जी लास्ट कमेंट कर दे रहा हूँ। हाँ हाँ जी नीतीश जी गंगा जी में खड़ा होकर भी कह दिहन हाँ केहू उनकर बात पे भरोसा ना करी। जी 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 गंगा जी में खड़ा होकर भी बात कह दिहन, उनकर भरोसा जनता जनता का भरोसा उठ गई। पार्टी पॉलिटिक्स तो छोड़ दीजिए, हाँ तो हाँ व्यक्तित्व का जो है ना, जो भोजपुरी में कि जनता का विश्वास खो चुके हैं। अरे बकरी मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की। हाँ हाँ ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। और लेकिन अभी एक नया टर्म है जिसको ब्रेख्त ने कहा था, कि जनता ने सरकार का विश्वास खो दिया है, अब सरकार को चाहिए कि अपने लिए नई जनता चुन ले। तो शायद सरकार अपने लिए नई जनता भी चुन रही है, नई जनता भी बना रही है। उसमें हम अपने जो मूल्य हैं, जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, संवैधानिक मूल्य हैं, उसको यदि हम अ, बचा पाए, उसको एक थोड़ा सा आगे बढ़ा पाए,
यही इस विमर्श का एक मकसद है। तो सभी दर्शकों से फिर से हम आपसे अपील करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो भी आपके पास यदि कुछ कहने का हो तो कमेंट बॉक्स में आके आप लिख सकते हैं। आज का जो विमर्श है, डेली डोज है, आज यहीं खत्म करते हैं। फिर नए विषय पे हम आपके साथ होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, सत श्री अकाल।